अभी हाल ही में एक दिलचस्प चीज हुई है। अमेरिकन पॉडकास्ट द जो रोगन एक्सपीरियंस में भारतीय एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस ने भारत के इतिहास के बारे में कुछ ऐसी चीजें कह दी जिससे अचानक से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। प्रियंका चोपड़ा ने साफ शब्दों में कहा कि भारत पर इतिहास में कई बार आक्रमण हुए, ब्रिटिशर्स आए, पोर्टुगीज आए, मुगल्स आए और कई फॉरेन पावर्स ने इस देश पर हमला किया, लेकिन भारत ने खुद किसी देश पर जाकर कभी भी आक्रमण नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में कई रूलर्स आए, कई एम्पायर्स बने और खत्म हो गए, लेकिन भारत फिर भी कायम है। But history in India, she has been invaded over thousands and thousands and thousands of years. Only invaded. We've never invaded anybody else. She's not had the time. India's like, just give me a break. Yeah, the Portuguese, the British, the Mughals, like from back in time. And प्रियंका चोपड़ा का सीधा सीधा पॉइंट ये था कि भारत की सिविलाइजेशन इतनी मजबूत रही है कि इतने इन्वेजन के बाद भी ये खत्म नहीं हुई। और ये सारी स्टेटमेंट सुनने के बाद कुछ लोगों को शौक लग गया, खासकर उस लिबरल इकोसिस्टम को जो सालों से एक अलग तरीके का नैरेटिव बनाता रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने बस इतना कहा था कि भारत की सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी है और कई एम्पायर्स के आने के बाद भी ये बनी रही है। जब उनसे भारत के बारे में और बातें पूछी गई और सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 28 से 30 मेजर लैंग्वेजेस हैं और सैकड़ों डायलेक्ट्स हैं और ये सारी चीजें हमारे देश को बहुत यूनिक बनाती हैं। How many different languages are spoken there? about 28 to 30. But there are dialects in their hundreds. Oh, wow. Don't even get into the dialects. I just speak English and Hindi. Understand a little bit of Punjabi and Marathi, but it's really amazing. इसके अलावा जब जो रोगन ने एंशिएंट रिलीजियस स्टोरीज का जिक्र किया, जहां पर कुछ टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हायर बीइंग्स या फिर एडवांस पावर्स ने कभी मानव सभ्यता के डेवलपमेंट में भूमिका निभाई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बुक ऑफ इनॉक का जिक्र किया जिसमें वॉचर्स और नेफिलियम की कहानी मिलती है, तब प्रियंका चोपड़ा ने जवाब में कहा कि हिंदू लेजेंड्स में भी ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां पर देवता, मनुष्य और असुर एक ही समय मौजूद होते हैं। उन्होंने बताया कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में देवताओं और मनुष्य के इंटरेक्शन की कई कहानियां मौजूद हैं। Verses like in Hindu mythology also, we read about a time where God, human and demon existed at the same time and procreated and like created different realms and life and stories. इसके बाद उन्होंने कॉलोनियल पीरियड का जिक्र किया। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ओपनली दिखाई देता था। कई क्लब्स और पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे बोर्ड्स लगाए जाते थे जिन पर लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। You think about just within the last century there were signs which said Indians and dogs not allowed in India by the British, like within this century. Indians and dogs. In India. लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज भारतीय लोग दुनिया के कई बड़े बड़े सेक्टर्स में लीडिंग पोजीशंस पर दिखाई देते हैं। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, साइंस और ग्लोबल लीडरशिप में भारतीयों की प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने परिवार के बारे में भी एक बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी दादी ने ईसाईयत को अपनाया था और लंबे समय तक कैथोलिक फेथ फॉलो किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय कल्चर पर गर्व है और उन्होंने कई बार हिंदू ट्रेडिशंस को भी फॉलो किया है। You will see my grandmother was Catholic because she was raised in a part of India which was colonized, and a lot of people with Kerala, a lot of people were converted into Catholicism, and she grew up Catholic, and she followed it for a really long time in her life. India is like hyper diverse. लेकिन इस पूरे एपिसोड में सबसे महत्वपूर्ण सवाल कुछ और है। सवाल ये नहीं है कि प्रियंका चोपड़ा ने क्या कहा, सवाल ये है कि उन्होंने ये सब बातें कब कही। इससे पहले उनके मुंह से इस तरीके के स्टेटमेंट शायद कभी सुनने को नहीं मिले हैं। उन्होंने ये सारी बातें तब कही हैं जब वो लगभग पूरी तरीके से बॉलीवुड सिस्टम से बाहर निकल चुकी हैं और हॉलीवुड में काम कर रही हैं। और यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बॉलीवुड में रहते हुए बहुत कम एक्टर्स ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो ओपनली भारत की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री या फिर हिंदू कल्चर की बात करें, बल्कि बॉलीवुड की फिल्में तो मुगलों का महिमा मंडन करती आई हैं। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। लेकिन मुगलों का जो असली कंट्रीब्यूशन है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। वो क्या? अरे भाई, मुगलाई खाना। इवन बॉलीवुड के सेलेब्स भी मुगलों का महिमा मंडन करते रहे हैं। The Mughals did not do that, and so the vilification of the Mughals that is going on right now is terribly unfair. Even that of Aurangzeb. If you really study history, you'll find that Aurangzeb was not a bigot. He was a religious fanatic who believed devotedly in his religion, and of course,
He was merciless to his own brother. बॉलीवुड का इकोसिस्टम लंबे समय से एक खास नैरेटिव पर काम करता रहा है। वहाँ कई सेंसिटिव टॉपिक्स पर ओपनली बोलना आसान नहीं होता। अगर कोई एक्टर बहुत ओपनली प्रो हिंदुत्व बातें करे तो उसके खिलाफ बैकलैश शुरू हो सकता है और धीरे धीरे उसे इंडस्ट्री के पावरफुल सर्कल से दूर कर दिया जाता है। इसके कई एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। कंगना रनौत और विवेक अग्निहोत्री कई बार इस तरीके के बैकलैश का सामना कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने ओपनली पॉलिटिकल और सिविलाइजेशनल इश्यूज पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए थे और इसी वजह से ऑलमोस्ट सारे सेलेब्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत के सिविलाइजेशनल हिस्ट्री के बारे में ओपनली बोलने से बचते हैं। लेकिन कई बार वही सेम सेलेब्स ऐसे स्टेटमेंट जरूर दे देते हैं जिससे भारत की इमेज को नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। In this world, there are places which are much worse, but the fact is that situation in India, without looking outside, I can say was never so dark as it is today. It is not happening to one people. Do you believe Narendra Modi is a fascist? Of course, he is. I mean, fascists don't have horns on their heads. Fascist is thinking. And this thinking that we are better than others and whatever problems we have, it is because of these people. Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. You know, people who are not creative have the power now to decide things. And might have been a communal thing also. But not in my face. But I hear, like Chinese whispers, that this happened and they booked you and the other company, the music company went and funded the movie and got their 5 composers. एग्जाम्पल के रूप में आमिर खान ने एक समय कहा था कि उनको और उनकी वाइफ को भारत में डर लगता है और इसलिए उन्होंने देश छोड़ने तक की बात कही थी। I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. इसी तरीके से शाहरुख खान ने इंटॉलरेंस डिबेट के दौरान कहा था कि भारत में बढ़ती हुई इंटॉलरेंस से, असहिष्णुता से वो चिंतित हैं। Our country, we keep on talking about religion. We're going to go back to the dark ages. There is nothing less important than religious intolerance. नसीरुद्दीन शाह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद डरे हुए हैं। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। स्वरा भास्कर कई बार इंटरनेशनल फोरम्स और सोशल मीडिया पर भारत की पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस की आलोचना करती हुई दिखाई देती हैं। What happened with me was that when I began to see all these visuals of the Haryana police putting water cannons on like these elderly farmers, I felt really shaken and I just felt like this is just not right. अनुराग कश्यप ने भी कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भारत के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को लेकर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया है। कॉन्स्टेंटली ये तेरा फिल्म देख लेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, ये कॉन्स्टेंट थ्रेट है, ये बहुत ऑब्वियस थ्रेट है और सबको गाली गलौज दी जा रही है और ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। और आप दिल्ली में, राजधानी में आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने मेट्रो बंद कर दिया, हर जगह इंटरनेट बंद कर दिया, 144 चला दिया है। अब ये मतलब एक डरी हुई सरकार है जिसका होल सोल एजेंडा जो है इलेक्शन जीतना है। और इसी तरीके से अनिल कपूर कई इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स पेशावर से थे और वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो तो पठान हैं। पेशावर में? अच्छा, मैं भी पेशावर का ही हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी दादा पेशावर से हैं। जबरदस्त। लाहौर की गली। महेश भट्ट भी कई बार पाकिस्तान के कल्चरल एनवायरनमेंट की तारीफ करते हुए स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। पाकिस्तान में आज भी मेरी वालदा रहती हैं, जो मरने के बाद में मुझे एक माँ मिली है जिसने मुझे अपना बेटा माना है। जब मुझ पे गोली चलती है तो वहाँ पर वो फोन के वहाँ पर दुआ पड़ती है मेरे लिए। बट साहब, बात तो आप हिंदुस्तान की करते हैं, भारत की करते हैं, लेकिन अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार आप पाकिस्तान में जाके करते हैं। और इन सारे एग्जाम्पल से एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। बॉलीवुड में कई सेलेब्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट देने से नहीं हिचकिचाते, लेकिन भारत की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री या फिर हिंदू ट्रेडिशंस की बात करने से अक्सर बचते हैं। लेकिन जैसे ही वही एक्टर बॉलीवुड के सिस्टम से बाहर निकलते हैं, तब वही बातें वो लोग बिना हेजिटेशन के कह देते हैं जो यहाँ पर नहीं कह पा रहे थे। प्रियंका चोपड़ा के पॉडकास्ट में यही पैटर्न साफ दिखाई देता है। उन्होंने बस एक सिंपल सा हिस्टोरिकल फैक्ट कहा कि भारत पर कई बार इन्वेजन्स हुए हैं लेकिन सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई। और यही सिंपल सी स्टेटमेंट कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर गई, क्योंकि इससे वो नैरेटिव टूटता है जो ये लंबे समय तक बुन रहे थे। जिस देश की सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी है, जिस देश ने कई बार इन्वेजन्स को झेला है और फिर भी अपनी आइडेंटिटी को बचा कर रखा है, उसी देश में अगर कोई एक्टर ये सिंपल हिस्टोरिकल फैक्ट बोल दे तो उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। प्रियंका चोपड़ा ने किसी भी आइडियोलॉजी को टारगेट नहीं किया,
उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने बस एक सिंपल सा हिस्टोरिकल फैक्ट कहा। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस ही कुछ लोगों को अपनी पूरी आइडियोलॉजी के लिए चैलेंज लगने लगता है।